वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में एवं अल्ट्रेशन जनरेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इन्हें ध्यान रखना हमको कि पादप जीवन चक्र किस प्रकार से होता है और पादपों में पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से देखा जाता है। हमने पादपों के सभी वर्गों के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहला पादप वर्ग है वो कौन सा है, एल्गी है। और एल्गी में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स प्रकार का पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र पाया जाता है। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है ब्रायोफाइट हमने अच्छे से पढ़ा था। और ब्रायोफाइट के बाद में हमने पढ़ा था वह किसके बारे में पढ़ा था, टेरिडोफाइट के बारे में। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट के बाद में हमने कौन सा पादप वर्ग पढ़ा, टेरिडोफाइट के बाद में हमने पढ़ा वो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था हमने, जिम्नोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म के बाद में अगला जो वर्ग आता है वो कौन सा आता है, एंजियोस्पर्म आता है, जो कि हमारे सिलेबस में हटा दिया गया, इसलिए हमने इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है। ये सारे वर्ग हैं। इन सभी पादपों में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है, उस बारे में हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जिनको हम समझ लेते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल को समझना आसान होता है। तो उस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट होते हैं या टेरिडोफाइट होते हैं या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें लाइफ साइकिल किस प्रकार की होगी, उनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम उन टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी समझने के लिए एक दो बातें ध्यान रखनी है कि जाइगोट होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। तो इसमें जाइगोट होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉयड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए तो युग्मक होते हैं वे हमेशा किस प्रकार के होते हैं, गैमेट होते हैं हमेशा किस प्रकार के होते हैं, अगुणित प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए तो पादपों के अंदर जीवन चक्र में दो अवस्थाएं उपस्थित होती हैं जो कि एक दूसरे के अंतराल में आती है, जिसके कारण से ही इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। दो पीढ़ी कौन कौन सी होती है, तो एक सामान्य हम जनरल साइकिल से समझते हैं कि दो पीढ़ी कौन कौन सी होती है। एक पादपों में पीढ़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहा जाता है। तो पहली पीढ़ी कौन सी होगी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, या जिसे हम स्पोरोफाइटिक फेज कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक फेज कहा जाता है या बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहा जाता है। और आपको की पॉइंट ध्यान रखना है कि जो बीजाणुद्भिद होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होगी वो हमेशा कैसी होगी, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। दूसरी पीढ़ी हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरी पीढ़ी होगी युग्मकोद्भिद होती है। तो ये दो पीढ़ी पादपों में उपस्थित होती है, युग्मकोद पीढ़ी या जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक फेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से गैमेटोफिटिक फेज और कौन सी हो जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोरोफिटिक फेज। ये दो प्रकार की अवस्थाएं पादपों के अंदर देखी जाती हैं। और जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो हमेशा किस प्रकार की होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगुणित प्रकार की होती है। तो इसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी वो किस प्रकार की होगी, अगुणित प्रकार की होती है, जबकि बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो किस प्रकार की होती है, द्विगुणित प्रकार की होती है। तो ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, वह आपको ध्यान रखना है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। अब ध्यान दीजिए कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, इस बीजाणुद्भिद पीढ़ी होगी उससे बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी से किसका निर्माण होगा, बीजाणु या स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, बीजाणु का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और बीजाणु होते हैं ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। द्विगुणित ये होते हैं बीजाणुद्भिद, जबकि बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होते हैं। और बीजाणु अगुणित होंगे तो द्विगुणित से अगुणित बनाने के लिए कौन सा विभाजन कराएंगे या इसमें कौन सा विभाजन होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब कोई भी पादप द्विगुणित से अगुणित बनता है तो उसमें जो विभाजन होता है उस विभाजन को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो कौन सा विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होता है। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, या जिसे हम क्या कहेंगे, मियोसिस होता है। तो इसमें यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप बीजाणु से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के दौरान भी बीजाणु बनते हैं। वैसे हमने सेवाला में वगैरह में पढ़ा था कि बीजाणु होते हैं वे अलैंगिक जनन के दौरान भी बनते हैं, वो डिफरेंस बात है, यहाँ हमें ध्यान रखनी है। वो किसके बारे में ध्यान रखनी है, लैंगिक जनन के दौरान जो बीजाणु बनते हैं वे हमेशा किस प्रकार के होते हैं,
अगुणित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से बीजाणु पीढ़ी से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, उससे किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है उससे युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, युग्मक का, यानी गैमेट्स बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, गैमेट्स का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। तो इस प्रकार से युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मक होते हैं ये भी हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। तो इसमें युग्मक बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे, हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो क्या बनाती है, युग्मकों का निर्माण करती है, जबकि बीजाणुविद पीढ़ी होती है वो हमेशा किसका निर्माण करती है, बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये क्लियर बात हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, युग्मक होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैसे हो सकते हैं, नर युग्मक हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, मादा युग्मक। ये इस प्रकार से हम नर को दर्शाते हैं और इस प्रकार से हम किसको दर्शाते हैं, मादा को दर्शाते हैं। तो नर या मादा युग्मक होते हैं। ये नर और मादा युग्मक होंगे, ये आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी, युग्मक संलयन, या युग्मक संलयन को हम क्या कहेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया होगी। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पुनः कौन सी अवस्था बनेगी, द्विगुणित अवस्था। और वह कौन सी अवस्था होती है, युग्मनज होती है, या कौन सी होगी, जाइगोट होती है। तो इस प्रकार से जाइगोट या युग्मनज बनती है। और जाइगोट या युग्मनज होगा उसमें समसूत्री विभाजन होने से पुनः बीजाणुद्वित पीढ़ी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बीजाणु होंगे, उन बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुद्वित पीढ़ी, बीजाणुद्वित पीढ़ी से युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, या इसे हम अल्ट्रेशन जनरेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसे हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हैप्लॉइड स्टेजेस होती हैं, जितनी भी हैप्लॉइड स्टेजेस होगी, यानी जितनी भी अगुणित अवस्थाएं होती है, वे अवस्थाएं कैसी होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, युग्मकोद्भिद की अवस्थाएं होगी। किसकी अवस्थाएं होगी, युग्मकोद्भिद की अवस्थाएं होती हैं। तो जितनी भी हैप्लॉइड स्टेजेस होगी, जितने भी हैप्लॉइड यानी अगुणित अवस्थाएं होती है, वे सभी अगुणित अवस्थाएं कैसी होगी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी की होगी। जबकि आपको ध्यान रखना है जितनी भी डिप्लॉइड स्टेजेस होती हैं, डिप्लॉइड स्टेजेज, तो डिप्लॉइड स्टेजेस होगी वो किसकी पीढ़ी होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजाणुद्वित पीढ़ी की होती है। तो डिप्लॉइड स्टेज होगी वो बीजाणुद्वित पीढ़ी की होगी, और हैप्लॉइड स्टेज होगी वह किसकी होगी, तो आप युग्मकोद्भिद पीढ़ी की होती हैं। तो यहाँ पर कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बीजाणु है और वह किस पीढ़ी का में आता है। तो आप ध्यान दीजिए, बीजाणु कैसा, अगुणित है, और ये किस में होगा, युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, युग्मक होते हैं ये भी किस में आएंगे, युग्मकोद्भिद में, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बीजाणु और युग्मक में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजाणुद्वित पीढ़ी से बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी से युग्मकों का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है वो बीजाणुद्वित पीढ़ी से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर बीजाणु बनेंगे पादपों में, वो पादपों में बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, जबकि पादपों के अंदर युग्मक बनते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर युग्मक बनते हैं वह सामान्य समसूत्री विभाजन से बनते हैं। यानी आपके ये भी सवाल कई बार नीट में पूछ लिया जाता है कि पादपों के अंदर युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के फलस्वरूप होता है। देखो, जंतुओं की बात करेंगे तो उसमें युग्मकों का निर्माण होता है, वह युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। मनुष्य में हम बात करेंगे जनन की, तो वह हम देखेंगे कि युग्मक बनेंगे वो कौन से विभाजन से बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। जबकि पादपों के अंदर युग्मक बनते हैं वह कौन से विभाजन से बनते हैं, समसूत्री विभाजन से बनते हैं। जबकि बीजाणु बनते हैं वह किस प्रकार के विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। यह आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर युग्मक बनेंगे और युग्मकोद्भिद पीढ़ी पहले से हैप्लॉइड होती है। अगर और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होने पर यहाँ तो आपको ध्यान रखना है एक्स गुणसूत्र है, x/2 तो हो ही नहीं सकते, या n/2 तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी और इस पर युग्मक बनेंगे वे किस विभाजन से बनेंगे, समसूत्री विभाजन से। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन सी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजाणु होती है। जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है वो कौन सी होती है,
युग्मक होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी से युग्मकों का निर्माण होता है वो किस विभाजन के फलस्वरूप होता है? समसूत्र विभाजन के फलस्वरूप होता है। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर बीजाणुओं का निर्माण होता है वो किस विभाजन के माध्यम से होता है? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। ये एक हमने कॉमन लाइफ साइकिल बनाई है जो कि सभी पादपों में इस प्रकार की देखी जाती है। हमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। एल्गी में तो वैसे अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल देखी जाती है। हैप्लॉन्टिक प्रकार की भी होती है, डिप्लॉन्टिक प्रकार की भी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है, डिप्लोबायोन्टिक प्रकार की होती है, हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक प्रकार की भी होती है। वो सारे अलग अलग प्रकार की है। और एनसीईआरटी के अनुसार हम 3 ही प्रकार की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसलिए एल्गी में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। डिटेल में एल्गी जब पढ़ेंगे डिटेल से उस समय देखेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमन लाइफ साइकिल होती है, उसमें ये अवस्थाएं होती हैं। यानी यहाँ टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान रखनी है और कौन सी अवस्था किस प्रकार से उत्पन्न होती है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अब हमें ध्यान रखना है कि पादपों के अंदर जीवन चक्र कितने प्रकार का होता है। तो आप ध्यान दीजिए, पादपों के अंदर निम्न 3 प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। पादपों में निम्न प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, यानी निम्न 3 प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो पादपों के अंदर जीवन चक्र होता है वो कितने प्रकार का होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। पहले हमने देख लिया था अल्ट्रेशन जनरेशंस के बारे में। अब जीवन चक्र कितने प्रकार का होता है तो ध्यान दीजिए, पादपों के अंदर 3 प्रकार का जीवन चक्र देखा जाता है। सबसे पहले प्रकार का जीवन चक्र हमें ध्यान रखना है जिसे हम क्या कहते हैं? अगुणितक जीवन चक्र कहा जाता है। अगुणितक जीवन चक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगुणितक जीवन चक्र या जिसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पहले प्रकार की लाइफ साइकिल हमें ध्यान रखनी है। वो कौन सी ध्यान रखनी है? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल। दूसरी हमें लाइफ साइकिल पादपों के अंदर ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है? द्विगुणितक जीवन चक्र। तो दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है? द्विगुणितक जीवन चक्र या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो पादपों के अंदर 2 तो हो गई, एक हैप्लॉन्टिक और दूसरी डिप्लॉन्टिक। तीसरी हमें ध्यान रखनी है अगुणितक द्विगुणितक लाइफ साइकिल। अगुणितक एवं द्विगुणितक लाइफ साइकिल। अगुणितक एवं द्विगुणितक दोनों प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों का मिश्रित रूप होगा अगुणितक एवं द्विगुणितक जीवन चक्र। तो ये तीसरे प्रकार की होती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हमें 3 प्रकार की ध्यान रखनी है, वो लाइफ साइकिल पादपों में देखी जाती हैं। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये 3 प्रकार की लाइफ साइकिल पादपों के अंदर देखी जाती हैं। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले ध्यान रखना है वो फर्स्ट किसके बारे में ध्यान रखना है? तो फर्स्ट आप ध्यान दीजिए अगुणितक या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप ध्यान दीजिए, अगुणितक या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। देखो नाम से स्पष्ट है, इसमें हैप्लॉइड यानी मुख्य पीढ़ी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मुख्य जो अवस्था होगी, पीढ़ी होगी, वो अवस्था कौन सी होगी? हैप्लॉन्टिक होती है, युग्मकोद्भिद होती हैं। तो इसमें मुख्य अवस्था होती है वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद होती हैं। तो इसमें मुख्य अवस्था कौन सी होगी? युग्मकोद्भिद होती है। इसके अंदर जो बीजाणुविद अवस्था होती है वो केवल एक कोशिकीय जाइगोट द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, बीजाणुविद अवस्था होती हैं। ये बीजाणुविद अवस्था केवल किसके द्वारा दिखाई जाती है? एक कोशिक जाइगोट के द्वारा प्रदर्शित होती है। एक कोशिक जाइगोट या युग्मनज होता है उसके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर लाइफ साइकिल में आपको ध्यान रखना है द्विगुणित जो बीजाणुविद अवस्था होती है, डिप्लॉइड बीजाणुविद अवस्था होती है, वो केवल अल्पकालिक होती है, कम समय के लिए होती है और केवल किसके द्वारा दर्शाई जाती है? युग्मनज या जाइगोट के द्वारा, एक कोशिकीय अवस्था के द्वारा होती है। और जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है वापस से अगुणित पीढ़ी का निर्माण होता है। यानी इसमें मुख्य अवस्था होती है वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद होती है। इसमें युग्मकोद्भिद होगा वो कैसी होगी? प्रभावी होगी। युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी होगी? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, प्रभावी अवस्था होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषी, प्रभावी और मुख्य अवस्था होगी एवं मुक्त होगी, वो अवस्था कौन सी होगी? तो इसमें मुक्त, प्रकाश संश्लेषी और प्रभावी यानी स्वतंत्र रूप से उपस्थित या प्रकाश संश्लेषी और प्रभावी अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद होती है। किस प्रकार से होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर युग्मनज होगा, यह जाइगोट होगा, यह किस पीढ़ी को दर्शाएगा? जाइगोट या युग्मनज होगा,
वह 2n पीढ़ी को दर्शाता है, यानी बीजाणुरहित पीढ़ी को दर्शाता है। तो इसमें बीजाणुरहित पीढ़ी केवल किसके द्वारा दर्शाई जाएगी? युग्मनज के द्वारा दर्शाई जाती है। और युग्मनज होगा उसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है वह आपको क्या ध्यान रखना है? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, वो 2 बार होता है, जिसके फलस्वरूप कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। और ये बनेंगे, वो क्या बनेंगे? बीजाणु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएंगे? बीजाणु या स्पोर बनते हैं। तो बीजाणु या स्पोर होंगे वो कैसे होंगे? अगुणित होते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप कौन सी पीढ़ी बनेगी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है। तो इसके जो अंकुरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा, यानी गेमेटोफिटिक फेज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से गेमेटोफिटिक फेज का निर्माण हो जाएगा। ये गेमेटोफिटिक फेज होती है वह किस प्रकार की होगी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगुणित प्रकार की होती हैं। गेमेटोफिटिक फेज होगी वह किस प्रकार की होगी? अगुणित प्रकार की होती हैं। और ये मुख्य होती हैं, प्रभावी होती हैं, यानी मुख्य, प्रभावी, प्रकाश संश्लेषी पीढ़ी होती है, प्रकाश संश्लेषी होगी, एवं आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र होगी, मुक्त रूप से उपस्थित होगी। तो मुख्य, प्रभावी और प्रकाश संश्लेषी से स्वतंत्र पीढ़ी होती है वह कौन सी हो जाएगी? तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी इसके अंदर मुख्य पीढ़ी होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी से युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मक होते हैं वो 2 प्रकार के बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। और युग्मक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से, और युग्मक बनते हैं वो कौन सी विभाजन से बनेंगे? माइटोसिस के माध्यम से बनते हैं। ये युग्मक होंगे। इन युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा या जाइगोट का निर्माण होगा। तो पुनः किसका निर्माण हो जाएगा? जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जैसे हम युग्मक संलयन या निषेचन कहेंगे। कौन सी प्रक्रिया होगी? युग्मक संलयन या जिसे हम निषेचन कहेंगे, जिसके माध्यम से पुनः द्विगुणित पीढ़ी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें द्विगुणित पीढ़ी होती है, वह द्विगुणित पीढ़ी केवल युग्मनज के द्वारा दर्शाई जाती है। बाकी मुख्य पीढ़ी होती है वह कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल किस में देखी जाती है? किन पादपों में देखी जाती है? तो आप ध्यान दीजिए, कुछ शैवालों के उदाहरण हमें ध्यान रखना है, जैसे कि आप ध्यान दीजिए वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स होता है, इस वॉल्वॉक्स नामक शैवाल में कौन सी लाइफ साइकिल देखी जाती है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, वॉल्वॉक्स होती है उसके अंदर हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। वॉल्वॉक्स के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा होता है, उसके अंदर भी आपको क्या ध्यान रखना है? किस प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखी जाती है। तथा कुछ सदस्य होते हैं वह आपको ध्यान रखना है, कुछ सदस्य होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास के होते हैं, उनके अंदर भी किस प्रकार की देखी जाती है? तो कुछ सदस्य क्लेमाइडोमोनास के होते हैं, उनके अंदर भी हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किन किन पादपों में देखी जाती है? तो एक वॉल्वॉक्स उदाहरण ध्यान रखना है, दूसरा उदाहरण हमें स्पाइरोगायरा का ध्यान रखना है, और तीसरा उदाहरण हमें ध्यान रखना है वो किसका? ध्यान क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखी जाती है। तो पहली लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, वो कौन सी हमें ध्यान रखनी है? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉन्टिक पीढ़ी होती है वह प्रमुख रूप से होती है। डिप्लॉन्टिक पीढ़ी होगी वह आपको ध्यान रखना है केवल एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। अब हम सेकंड प्रकार की देखते हैं, और सेकंड प्रकार की कौन सी हमें ध्यान रखनी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक जीवन चक्र। दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या जैसे हम क्या कहेंगे द्विगुणितक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक जीवन चक्र। तो द्विगुणितक जीवन चक्र या डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखना है? डिप्लॉन्टिक पीढ़ी यानी द्विगुणित बीजाणुरहित पीढ़ी होती है, वह इसमें क्या होगी? मुख्य पीढ़ी होगी। तो द्विगुणित बीजाणुरहित पीढ़ी होगी वह मुख्य होगी। बीजाणुरहित पीढ़ी होगी वह बीजाणुरहित पीढ़ी कैसी होगी? मुख्य या प्रभावी पीढ़ी होती है।
मुख्य और किस प्रकार की होगी, प्रभावी पीढ़ी इसमें होती है। तो इसमें द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है मुख्य पीढ़ी होगी, एवं आपको ध्यान रखना है जो द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है उस द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी होगी यही कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है एवं स्वतंत्र होती है। यही पीढ़ी कैसी होगी, प्रकाश संश्लेषी होगी या स्वतंत्र एवं मुक्त जीवी होती है। तो इसमें स्वतंत्र मुक्त जीवी मुख्य पीढ़ी होगी वह कौन सी होगी, द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है। द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी होगी उससे बीजाणु का निर्माण होगा और बीजाणु होंगे उससे युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी एक या बहुकोशिकीय होती है, परंतु युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वह अल्पकालिक होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी वह किस प्रकार की होगी, अल्पकालिक होती है। मुख्य पीढ़ी होती है वह कौन सी होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मुख्य पीढ़ी होती है वह बीजाणुविद होती है। तो बीजाणुविद पीढ़ी होगी वह मुख्य पीढ़ी के रूप में होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य पीढ़ी होगी वो कौन सी होगी, बीजाणुविद होती है। और बीजाणुविद पीढ़ी होती है वह हमेशा कैसी होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज होती है वह मुख्य होगी, प्रकाश संश्लेषी होती है एवं मुक्तजीवी होती है। और स्पोरोफिटिक फेज होगी उसमें मियोसिस होगा और उससे किसका निर्माण होगा, स्पोर का निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा। और स्पोर या बीजाणु होते हैं वे कैसे होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखते हैं, स्पोर या बीजाणु होते हैं वे गुणित होते हैं। तो इसमें मुख्य पीढ़ी होगी वो बीजाणुविद होगी और उससे किसका निर्माण हो जाएगा, स्पोर का या बीजाणु का निर्माण होगा। और स्पोर या बीजाणु बनते हैं वे कैसे होंगे, अगुणित प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अगुणित बीजाणु होंगे उन बीजाणुओं से कौन सी पीढ़ी का निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनेगी, उससे क्या बनेगी, युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक फेज बनेगी। तो इस प्रकार से गैमेटोफिटिक फेज या क्या बनेगी, युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। और गैमेटोफिटिक फेज होती है वह कैसी होगी, हैप्लॉइड प्रकार की होती है। और इसी से किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मकों का इस पर निर्माण होता है। युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, नर युग्मक और कौन से बनेंगे, मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक हो गया। और इन युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप पुनः कौन सी पीढ़ी बन जाएगी, युग्मनज बनेगा या जाइगोट का निर्माण होगा। युग्मनज या जाइगोट होता है वह किस प्रकार का होगा, 2n द्विगुणित होता है। और युग्मनज या जाइगोट में समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु पीढ़ी से बीजाणु बनेंगे। यहाँ बीजाणु में समसूत्री विभाजन होने से युग्मकोद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर समसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे। इन युग्मक बनते हैं वो कौन से विभाजन से बनेंगे, समसूत्री विभाजन से बनते हैं। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है युग्मनज बनेगा और युग्मनज से किसका निर्माण हो जाएगा, तो पुनः बीजाणुयुक्त पीढ़ी का निर्माण होता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो हैप्लॉइड फेज होती हैं वह अल्पकालिक होती हैं, यानी कम समय के लिए होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है मुख्य पीढ़ी होती है वह प्रभावी पीढ़ी होती है, प्रकाश संश्लेषी पीढ़ी होती है वह कौन सी होती है, बीजाणुविद होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल। और डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल होती है वह किन पादपों में देखी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म के अंदर देखी जाती है और डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल होती है वह एंजियोस्पर्म के अंदर देखी जाती है। तो बीजीय पादपों में इस प्रकार की देखी जाती है। तो डिप्लॉयड प्रकार की लाइफ साइकिल हमें उदाहरण ध्यान रखना है, वो उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो उदाहरण आपको ध्यान रखना है बीजीय पादप। बीजीय पादप होते हैं उनमें इस प्रकार की देखी जाती है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्रारंभिक बीजीय पादप होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। और उसके बाद में कौन से पादप हमें ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म। इन दोनों पादपों के अंदर मुख्य या प्रभावी पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है, बीजाणुविद होती हैं। और बीजाणुविद पर ही आश्रित रह करके और युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद इसमें स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं होता है। और उदाहरण ध्यान रखना, आपको कुछ सवाल होते हैं उनमें भी इस प्रकार का देखा जाता है। और उसमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है सार्गेसम है, सार्गेसम नामक शैवाल होता है, उसके अंदर किस प्रकार का लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल देखा जाता है। सार्गेसम के अतिरिक्त एक और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आप, फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर भी किस प्रकार का देखा जाता है, डिप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल देखा जाता है। तो ये दो उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको क्या क्या उदाहरण ध्यान रखना है, एक तो सार्गेसम ध्यान रखना है और दूसरा फ्यूकस, जिनके अंदर किस प्रकार की लाइफ साइकिल देखी जाती है,
डिप्लॉन्टिक प्रकार की देखी जाती है। तो इस प्रकार से डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल किस किस में देखी जाती है, कौन सा शैवालों में, सार्गेसम और फ्यूकस में। हैप्लॉन्टिक हमने पहले ही देखा था किस किस में देखी जाती है, तो आप ध्यान दीजिए कि हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है वो तो किस में, वॉल्वॉक्स में देखी जाती है, स्पाइरोगायरा में देखी जाती है और क्लेमाइडोमोनास में देखी जाती है, जबकि सार्गेसम और फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब हमें तीसरे प्रकार की लाइफ साइकिल ध्यान रखनी है, और थर्ड कौन सी है, द्विगुणित अगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसमें दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। तो ये मिश्रित प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, यानी मिश्रित प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की होती हैं, दोनों प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की लाइफ साइकिल किस में देखी जाती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा में इस प्रकार की देखी जाती है, एवं आपको ध्यान रखना है जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें इस प्रकार की देखी जाती है। इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 40-60 का रेशियो होता है, यानी अगर 60% हैप्लॉन्टिक और 40% डिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट में, जबकि टेरिडोफाइट में 60% डिप्लॉन्टिक और 40% हैप्लॉन्टिक। तो इस प्रकार का रेशियो इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है वो बीजाणुयुक्त पीढ़ी जो ब्रायोफाइट होगा उसके अंदर जो युग्मकोद विधि उस पर आश्रित रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो जो लाइफ साइकिल होती है उस लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी ब्रायोफाइट में वह अल्पकालिक होगी, और डिप्लॉन्टिक या बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है वो युग्मकोद पीढ़ी पर आश्रित होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बीजाणुयुक्त पीढ़ी और बीजाणुयुक्त पीढ़ी होगी वह 2n होती हैं, और बीजाणुयुक्त पीढ़ी में कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस, और उससे क्या बनेगा, स्पोर का निर्माण होगा, यानी बीजाणु बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और स्पोर बनने के बाद में ये स्पोर होंगे उससे कौन सी पीढ़ी बनेगी, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो स्पोर से किसका निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, गेमेटोफिटिक फेज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से गेमेटोफिटिक फेज बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी फेज बन जाएगी, गेमेटोफिटिक फेज। और गेमेटोफिटिक फेज कैसी होती है, अगुणित। इस गेमेटोफिटिक फेज से किसका निर्माण होगा, माइटोसिस से युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, यानी गैमेट्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गैमेट्स का। और गैमेट्स होते हैं दो प्रकार के बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके संलयन से किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, युग्मनज या जाइगोट बनेगा। युग्मनज या जाइगोट होगा वो कैसा होगा, 2n डिप्लॉयड होगा, और युग्मनज से पुनः बीजाणुयुक्त बनेगी जो कि कैसी होगी, 2n होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, उसमें जो अगुणित और द्विगुणित पीढ़ी होती है ये दोनों क्या होती है, समान रूप से प्रभावी होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है 40-60 का रेशियो होता है। ब्रायोफाइट में आप ध्यान दीजिए तो युग्मकोद्भिद होती है वो प्रभावी होती है, युग्मकोद्भिद होगी वो प्रभावी होगी, प्रकाश संश्लेषी होती है, प्रभावी होगी, प्रकाश संश्लेषी होगी। जबकि यहाँ आपको ध्यान रखना है जो बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती है वे बीजाणुयुक्त पीढ़ी आंशिक या पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहती हैं। यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज होती है वह कैसी होती है, आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होती है, आश्रित होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर आपको दंता जल अवशोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहती हैं। तो इस प्रकार का देखा जाता है वो किसमें देखा जाता है, ब्रायोफाइट में। जबकि आप ध्यान दीजिए टेरिडोफाइट होते हैं, उन टेरिडोफाइट के अंदर मुख्य होती है वो तो कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से जो होगी वह बीजाणुयुक्त होगी, स्पोरोफाइटिक फेज होगी, बीजाणुयुक्त पीढ़ी होगी, बीजाणुयुक्त पीढ़ी। जबकि आपको ध्यान रखना है इसमें जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वह भी स्वतंत्र होती है परंतु अल्पकालिक होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी वह कैसी होती है, स्वतंत्र होती हैं, भूमि पर अलग से उपस्थित होती हैं, परंतु आपको क्या ध्यान रखना है ये अल्पकालिक होती हैं। तो यहाँ पर युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी वह अल्पकालिक होती हैं, बीजाणुयुक्त पीढ़ी होती हैं वह दीर्घकालिक होती हैं। दोनों पीढ़ियाँ होती हैं वह अलग अलग उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो समय का होती है वह भिन्नता देखी जाती है, यानी अल्पकालिक या दीर्घकालिक होती हैं वह आपको ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। इन दोनों में किस प्रकार की लाइफ साइकिल देखी जाती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है,
हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती हैं। तो ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट के पादप होते हैं, उनके अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, कुछ शैवालों के उदाहरण होते हैं, उनमें भी इस प्रकार का देखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और शैवालों के उदाहरण हमें कौन से ध्यान रखने हैं, तो आप ध्यान दीजिए एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस जो शैवाल होती है उनके अंदर भी आपको जानना है किस प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक प्रकार की देखने को मिलती है। और आप ध्यान दीजिए एक्टोकार्पस के अतिरिक्त जो पॉलीसाइफोनिया होता है उनके अंदर भी आप ध्यान दीजिए तो इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो पॉलीसाइफोनिया एवं एक्टोकार्पस नामक जो शैवाल होते हैं उन शैवालों के अंदर भी लाइफ साइकिल होती है, वो किस प्रकार की देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो शैवालों में तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को हमने देख लिया। एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया में किस प्रकार की देखने को मिलती है, मिश्रित प्रकार की हैप्लॉन्टिक एवं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि हमने देखा था कि फ्यूकस के अंदर और सार्गेसम के अंदर, फ्यूकस में और सार्गेसम होता है उनके अंदर आपने देखा था किस प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जबकि हमने देखा था कि जो स्पाइरोगायरा होता है या वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स हो गया, या आपको किसका ध्यान रखना है, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा और आपको क्या ध्यान रखना है, क्लेमाइडोमोनास। इन तीनों के अंदर आप देखिए तो कौन सी हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो शैवालों में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, उसमें हैप्लॉन्टिक भी होती है, डिप्लॉन्टिक भी होती है, और हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल भी देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है पादपों के अंदर जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।